Good morning everyone. How are you? I hope you all fit and fine. आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको इसका पार्ट 1 सेंड किया था, जिसमें मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। आज मैं आपको बोली और लिपि के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना चैप्टर 1 ओपन कर लीजिए और देखिए, यहाँ पर मैंने भाषा के बारे में आपको बताया था। आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से रीड किया होगा। तो देखिए, अब हम बोली के बारे में पढ़ते हैं। बोली जो हम सब बोलते हैं, भाषा और बोली अलग अलग होती हैं दोनों। देखिए, सामान्यतः व्यवहार में बोली शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। इसका प्रयोग बोलने तक ही सीमित रहता है, क्योंकि इसकी लिपि नहीं होने के कारण इसका लिखित रूप नहीं होता है, जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। देखिए, बोली क्या होती है, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल चाल चलन में बोलते हैं, लेकिन भाषा अलग चीज़ होती है। भाषा की लिपि होती है, बोली की कोई भी लिपि नहीं होती है। इसलिए हम अपनी बोली को किसी भी तरह से लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका हम कोई भी लिखित उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए बस यही अंतर होता है भाषा में और बोली में, कि इसका उपयोग केवल हम बोलने में करते हैं और भाषा का प्रयोग हम बोलने में और लिखित रूप में भी करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए, लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। हम जब भी किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिखने के तरीके को ही लिपि कहा जाता है। जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम जिस रूप में लिख रहे हैं, लिख सकते हैं अगर, तो फिर वो भाषा हमारी कहलाती है, उसी को लिपि कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है भाषा लिपि। जैसे पंजाबी भाषा होती है, उसकी लिपि होती है गुरुमुखी। जर्मन होती है, जर्मन की होती है रोमन। आपने मैथ में रोमन नंबर पढ़े होंगे, ये वही है। ठीक है, पेज को टर्न कर लीजिए। यहाँ देखिए, अंग्रेजी भाषा होती है, उसकी होती है रोमन। कोंकणी भाषा होती है, उसकी होती है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की भी देवनागरी लिपि होती है, मराठी की भी देवनागरी लिपि होती है, उर्दू की फारसी होती है और नेपाली की देवनागरी होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लिपि कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए व्याकरण। प्रत्येक भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। व्याकरण में ही किसी भाषा के स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आदि है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। जैसे हमारी ये ग्रामर है, हिंदी ग्रामर होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है। ग्रामर को ही हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसको शुद्ध तरीके से लिखने और पढ़ने के लिए हमें हमेशा व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक होता है। तभी हम अपनी कोई भी लैंग्वेज को अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे इसमें व्याकरण में आप देख रहे हैं, हमको भाषा के बारे में बताया गया और हमको लिपि के बारे में बताया गया, बोली के बारे में बताया गया। अगर ये सारी चीज़ें व्याकरण में हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए व्याकरण हमारे लिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे देखते हैं व्याकरण के मुख्य अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार में देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप, उच्चारण और उसके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार में क्या होता है, वर्ण आपको पता है, जो छोटा बड़ा वगैरह ये होते हैं, ये अलग अलग जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये वर्ण होते हैं। इनके रूप के, उच्चारण और उनके मेल से बनने वाले शब्दों का अध्ययन ये वर्ण विचार कहलाता है। शब्द विचार। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बना होता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती रहती है तथा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है।
शब्द विचार में क्या होता है, हमारे जो जितने भी शब्द होते हैं उसके सभी अध्ययन का हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें शब्दों के बारे में जो भी जानकारी होती है उसी को हम शब्द विचार कहते हैं। अब देखिए वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य से पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य होता है जैसे एक सेंटेंस हुआ, जैसे राधा गाना गा रही है। क्या हम अगर इसको आगे पीछे गाना गा रही है राधा, ये अगर इस टाइप से लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। क्या सही क्या है, राधा गाना गा रही है। यानी कि सबसे पहले कौन आया, कर्ता। कर्ता वो होता है जो उस काम को कर रहा होता है। फिर आता है कर्म, यानी कि वो क्या काम कर रहा है, राधा गाना, राधा गाना। और अंत में क्या आता है, क्रिया, उस काम को करने के लिए कहा जाता है। राधा गाना गा रही है। तो ये एक सेंटेंस को सही क्रम में पढ़ने के लिए हमको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको हम वाक्य विचार कहते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को आराम से पढ़िए, समझिए और कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।